Hello everyone, this is Deepa. Welcome to Learn Social Science. Students, today we are going to start chapter 1 of civics from class 8th. This is chapter from unit 1, the Indian Constitution and Secularism. In this unit we are having two chapters. One is the Indian Constitution and second one is secularism. Later on we'll discuss about chapter number 2. First we are going to start our chapter number 1, that is the Indian Constitution. Students, you are very much familiar with this word constitution because you heard this word in the class 6 and 7th in our social and political life textbook, but you have never wondered why need a constitution or been curious about how the constitution got written and who wrote it. So in this chapter we'll discuss both these issues and we'll see the key features of Indian constitution also. So let's start. Here you can see the images, two images of a game, and guess which game is this? This is football, which is played by feet. So students, as a name suggests, this is game that involves a player's feet. That's why it called football. According to the rules of football, if the ball touches the arm of any player except goalkeeper, then this is considered as a foul. So if players start holding the football in their hands and passing it around, then they are not playing football anymore. Similarly, other games such as hockey or cricket also have rules according to which they are played. मीन्स कि ये जो गेम है फुटबॉल, हम इसको पैरों से खेलते हैं, इसका एक रूल है, एक नियम है कि इफ़ गोल कीपर के अलावा किसी भी प्लेयर के गेंद मतलब टच कर जाती है अगर आर्म में, बाह में, बाजू में, तो फिर फिर वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, फाउल हो जाता है, उसे फाउल कंसिडर किया जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी खिलाड़ी को फुटबॉल को हाथों में लेकर एक दूसरे को दिया है, टच करके भी दिया है, हाथों से टच करके दिया है, तो वो तो फिर कैच हो जाएगा, फिर तो वो फुटबॉल नहीं रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम जो अलग अलग गेम्स खेलते हैं, जैसे हॉकी हैं, क्रिकेट हैं, सबके अपने अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और इन रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही हम किसी गेम को डिफाइन करते हैं। ठीक है, कि देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन टू गेम, की हॉकी इज़ दिस एंड क्रिकेट इज़ दिस, फुटबॉल इज़ दिस, वॉलीबॉल इज़ दिस। ठीक है स्टूडेंट, बिकॉज ऑफ देयर रूल्स ओनली, and these are the fundamental to the games. We can also call them the consecutive rules of the game. हम बोल सकते हैं ये क्या है, एक तरीके से मूलभूत नियम है, द फंडामेंटल नियम है, कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स हैं किसी भी। जैसे हमारे गेम्स में कुछ रूल्स होते हैं, वो डिफाइन करते हैं उस गेम को, सेम वे में हम अपना जो सोसाइटी है उसको भी डिफाइन करते हैं। किसके बेसिस पर? रूल्स के बेसिस में। अगर किसी कोई रूल नहीं होगा ना सोसाइटी में, तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, राइट। तो ऐसे ही गेम्स के तरह ही हमारी सोसाइटी के भी रूल्स होते हैं, और जो ये रूल्स हैं डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं काइंड्स ऑफ सोसाइटी को। ये बताते हैं कि लार्ज सोसाइटी है अगर, और जिसमें कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ रहती हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, कम्युनिटीज़ ऑफ पीपल्स लिव टुगेदर, दी रूल्स आर फॉर्मुलेटेड थ्रू consensus, and in modern countries this consensus is usually available in written form. मीन्स कि जितने भी अलग अलग जो हमारी सोसाइटी के उनके बीच में जो फ़र्क है जो पता चलता है, और तो जो बड़े समाज होते हैं, जैसे कि बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग एक साथ जब रह रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी क्या करना पड़ता है, रूल्स बनाने पड़ते हैं, और वो भी कैसे, जिसमें सभी का कंसेंट हो, मतलब सभी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको, ऐसा एक एग्रीमेंट होगा अमंग द ग्रुप कि मतलब सर्वसम्मति से वो काम हो रहा होगा, सबकी कंसेंट उसमें रिक्वायर्ड होगी, दैट इज़ कंसेंसस, राइट। तो फिर ये जो जो आजकल की मॉडर्न कंट्रीज़ में ये जो कंसेंसस होती है ये रिटन होती है। ठीक है, सो जस्ट ये रिटन जो है, रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल्स कि हाउ टू लिव, how we can do anything, how we can play the game. So the when we find these rules in a written document, it is called a constitution, right? So we'll move towards the definition of constitution.
You can guess what is constitution now? A set of rules, you can call it a set of rules, मतलब कुछ पहले से ही पूर्व निर्धारित नियम हैं, उनको ही हम कॉन्स्टिट्यूशन का नाम देते हैं. सो द बेसिक लॉज और रूल्स ऑफ अ कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन is known as constitution. And we can say like this also: a body of fundamental principles or established precedents according to which a state or other organization is acknowledged to be governed. राइट स्टूडेंट, कि किस तरीके से एक कंट्री एक्सेप्ट करती है अपनी गवर्न करने के लिए, कैसे एक्सेप्ट करते हैं कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, जो उनकी जो मूलभूत प्रिंसिपल्स हैं, उनके सिद्धांत हैं, उसे इस्टेब्लिश किया जाता है. हियर द वर्ड इज प्रेसिडेंट्स. इसका मतलब होता है एक मिसाल होना, पूर्व उदाहरण होना. एक तरीके से वो है कि पहले से ही हमने एग्जाम्पल्स दे रखे हैं. एक ऐसी बॉडी है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की जिसमें हमने सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं कि कैसे according to which a state or other organization is acknowledged to be governed. किस तरीके से एक देश में शासन होना चाहिए, या फिर एक राज्य में शासन होना चाहिए, या किसी इंस्टीट्यूशन में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से उसे गवर्न किया जाना चाहिए. सो ये होता है कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ द पॉइंट केम कि वाई दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज नीडेड टू अस. राइट, वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब किसी भी देश को एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है. अब तो आप बता सकते हैं कि भाई किसी भी गेम को चलाने के लिए जिस तरीके से हमें गेम्स की में रूल्स की ज़रूरत होती है, सेम वे में किसी सोसाइटी को स्मूथली रन कराने के लिए हमको क्या है, नीड है कॉन्स्टिट्यूशन की, एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस की. राइट, सो हियर विल डिस्कस अबाउट दिस स्टूडेंट. A democratic country needs a constitution because, क्यों चाहिए. एक जो डेमोक्रेटिक मीन्स क्या होता है, लोकतांत्रिक देश. जैसे कि हमारी कंट्री इंडिया इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री. इट लेज आउट द इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस दैट गवर्न डिसीजन मेकिंग विद द वेरियस सोसाइटी ऑफ द कंट्री. तो सबसे पहला ही हमारा क्या है कि ये क्या करती है, होल्ड करता है कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा मेंटेन करता है. लेज मीन्स होता है होल्ड करना, मेंटेन करना. आउट द इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस, इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस को मेंटेन करती है. दैट गवर्न डिसीजन मेकिंग, जो कि क्या करती है, हमको डिसीजन मेकिंग की कॉल, यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में डिसीजन लेने के लिए रेडी करती है. विद इन द वेरियस सोसाइटीज़ ऑफ द कंट्री, जिसमें बहुत सारे अलग अलग समाज के लोग एक देश में वेरियस सोसाइटीज़ रहती हैं, उनके लिए एक गाइडलाइंस डिसाइड करती है, इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस को, कि कैसे वो देश को गवर्न किया जाएगा, कैसे उसमें डिसीजंस लिए जाएंगे. कॉन्स्टिट्यूशन लेज आउट सर्टेन आइडियाज दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एज सिटीजन एस्पायर टू लिव इन. ये द वर्ड इज एस्पायर मीन्स व्हाट, टू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू हैव और टू डू समथिंग, कुछ करने की या कुछ पाने की प्रबल इच्छा. ठीक है, मतलब डिज़ायर होना, आकांक्षा रखना. तो ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये मेंटेन करता है कि कुछ सर्टेन आइडल्स होने चाहिए हमारे. अब आइडल्स क्या होते हैं, बेस्ट पॉसिबल नॉर्म्स, प्रोटोटाइप, आदर्श, मतलब दैट फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री, जो क्या करते हैं अलग अलग देश में के अकॉर्डिंग होते हैं. वी एज सिटीजन एस्पायर टू लिव इन, और हम एज ए सिटीजन हम उसमें रहने के लिए एस्पिरेंट बन जाते हैं, मतलब कि हम उसे पाने की प्रबल इच्छा रखने लगते हैं. इट सर्व्स एज एन एसेट ऑफ रूल्स. ये कैसे रूल करता है, एक एसेट ऑफ रूल्स, यानी कि कोई लाइबिलिटी नहीं है, एक तरीके से जिम्मेदारी नहीं है, एक तरीके से पूंजी बन जाता है. सर्व करता है एज ए एसेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स एज द बेसिस बाय विच द कंट्री हैज़ टू बी गवर्न. राइट, कि ऐसे सिद्धांत और ऐसे नियमों को लेकर के आता है जिनके बेसिस पे हमारी कंट्री क्या होती है, गवर्न होती है. It provides rules to safeguard the interest of minorities and prevent any kind of domination by the majority on minorities.
क्या करते हैं, इसमें एक एक तरीके से सेफ गार्ड है, प्रोटेक्शन देता है हमको। ऐसे रूल्स टू रूल इट प्रोवाइड्स, ऐसे नियम देता है जिससे हमें प्रोटेक्शन मिलती है। किन के इंटरेस्ट के लिए? इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, जो लोग माइनॉरिटीज़ हैं, जो लोग कम हैं हमारे देश में। एंड प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ डोमिनेशन बाय द मेजोरिटी ऑन द माइनॉरिटीज़। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी लोग, जो लोग बहुत ज़्यादा हैं, मेजोरिटी में हैं, जैसे कि मान लीजिए 100 पीपल्स हैं, उसमें अगर 70 पीपल किसी एक कम्युनिटी के हैं और 30 पीपल्स किसी अदर कम्युनिटी के, तो जो 70 वाला पार्ट होगा ना, वो मेजोरिटी होगा, और जो 30 वाला पार्ट है वो हमारा माइनॉरिटी का पार्ट होगा। राइट स्टूडेंट? तो कहीं ऐसा ना हो कि वो 70 लोग मिलके उन 30 लोगों की बात को एक्सेप्ट ही ना करने दें, किसी भी बात को देश के हेड तक पहुंचने ही नहीं दें, उनके जो इंटरेस्ट हैं वो अ, उनकी चीज़ों को एक्सेप्ट ही ना किया जाए, उनके इंटरेस्ट के बारे में सोचा ही ना जाए। इस तरीके की चीज़ें जो हैं, उसके लिए क्या करता है? प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ डोमिनेशन बाय द मेजोरिटी ऑफ माइनॉरिटी। ठीक है, कोई मेजोरिटी जो है माइनॉरिटीज़ के ऊपर डोमिनेशन ना करने लगे और उनके इंटरेस्ट कहीं दब ना जाएं, इसके लिए ये हमको क्या प्रोवाइड करता है? सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है। सो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गया। आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू वन ऑफ द एग्जाम्पल फॉर दिस, कि आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक बॉयज़ और गर्ल्स हैं जो क्लास में, जो कि एक गेम को खेलने के लिए जा रहे हैं। उसमें क्या है, बॉयज़ की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, गर्ल्स की कम है। तो हर टाइम पे बॉयज़ को जो गेम बताते हैं, गर्ल्स को वही खेलना पड़ता है। फिर वो मैम उनकी आती हैं और वो उनको पूछती हैं, टीचर उनकी, कि कौन सा गेम सब लोग खेलना चाहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बॉयज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो उनका क्या हो जाता है? बहुमत हो जाता है, और फिर क्या मानना पड़ जाता है कि बॉयज़ जो गेम खेल रहे हैं उनको ही एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो वो गर्ल्स आपस में डिस्कशन कर रही हैं कि ये बहुत गलत है, इसको थोड़ा चेंज होना चाहिए। तो अगर हमारे पास ऐसा ही सीन रहा, तो कि माइनॉरिटी के जो इंटरेस्ट होंगे वो क्या होंगे? दब जाएंगे, नहीं तो मेजोरिटी लोग जो हैं वो वोट डाल देंगे। इसीलिए हम ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे ऐसे रूल्स आए हैं जिनकी वजह से किसी भी माइनॉरिटी का इंटरेस्ट ना दबे, सबको इक्वल पार्टिसिपेशन का मौका मिले और इक्वालिटी हो सभी के साथ। राइट स्टूडेंट्स? इसको हम एक वर्ड भी बोल सकते हैं कि ये वो होती है, एक तरीके से क्या होती है? तानाशाही। राइट स्टूडेंट्स? तो मतलब इसको हम कैसे बोल सकते हैं? टायरनी ऑफ द मेजोरिटी, ये भी हो सकता है कई बारी। ठीक है, तो ये निरंकुशता का खतरा बढ़ जाता है। राइट? नाउ विल मूव टूवर्ड्स अदर पॉइंट्स। It lays down rules that guard against the misuse of the power by any politician leader. It also provides rights to its citizens and protects their freedom. This includes a type of government and also an agreement on certain ideals that they all believe the country should upload. Right, student? फर्स्ट तो ये है कि ये एक तरीके से हमको इस तरीके के सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है कि कोई भी हमारे देश का जो पॉलिटिकल लीडर है, वो क्या कर सकता है? मिसयूज़ ऑफ पावर नहीं कर सकता है। सबसे अच्छी बात हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री की ये है। इट ऑल्सो प्रोवाइड राइट्स टू इट्स सिटीज़न एंड प्रोटेक्ट देयर फ्रीडम। क्या करता है? हमारे सिटीजन्स को, हमारे नागरिकों को देश के क्या करता है? अधिकार देता है, राइट्स प्रोवाइड कराता है और उनकी फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है। This includes a type of government and also an agreement on certain ideals that they all believe the country should upload. कुछ ऐसे जो कि पूर्व निर्धारित इनके जो एग्रीमेंट हम साइन करते हैं सर्वसम्मति से कि हर व्यक्ति इसको फॉलो करेगा, उन आदर्शों को फॉलो करते हैं। तो इस टाइप जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो हम अपनी गवर्नमेंट में इस चीज़ को रख पाते हैं, अपने आइडल्स को, अपने बिलीफ को फॉलो ऑन कर पाते हैं। राइट स्टूडेंट्स? Principles and ideals of monarchy. Here we'll discuss about one country, that is Nepal. Right? uh, in your book the example of Nepal is given. So students, नेपाल एक ऐसा देश है जिसमें क्या था, 1990 के आसपास तक से पहले वहाँ पर क्या होता था? मोनार्की सिस्टम था। राइट? राजा शासन करते थे वहाँ पर। ठीक है,
और उनका अपना एक अलग तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस वहाँ फॉलो होते थे। तो फिर उनको क्या करना पड़ा, लोग वहाँ पर प्रोटेस्ट करने लगे कि वो क्या चाहते थे, कि वो डेमोक्रेसी चाहते थे। वो चाहते थे कि इस तरह का जो सिस्टम चल रहा है ये चेंज हो जाए। तो जो पिछला कॉन्स्टिट्यूशन था वो मतलब मोनार्की सिस्टम पर बेस्ड था, तो उनको क्या करना पड़ा, अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज करना पड़ा। एंड दिस दे हैव चेंज इन व्हेन, दे चेंज इन 2006, राइट, 2006 में ये चेंज हो पाया, ठीक है। और ये 1990 से यहाँ पर रिवोल्ट स्टार्ट हो गए थे कि भाई हमको क्या चाहिए, हमको डेमोक्रेटिक कंट्री चाहिए, ठीक है। और पीपल्स तो है नेपाल के किंग के अगेंस्ट में बहुत लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। मतलब कई डिकेट्स ऐसे गुजर गए जिसमें उन्होंने प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कराने की बात को कही, जो कि उन्होंने 1990 में अडॉप्ट किया था, राइट। सो स्टूडेंट, जैसे कि अभी आपने देखा कि गेम ऑफ फुटबॉल में भी जो चेंजेस हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स विल चेंज द गेम ऑल टुगेदर। जैसे ही हमने गेम बदला, गेम के जो रूल्स बदले, तो वो गेम बदल के दूसरा बन गया। सो सेम वे में नेपाल बाई मूविंग फ्रॉम अ मोनार्की टू अ डेमोक्रेटिक कंट्री, जब नेपाल को मोनार्की सिस्टम से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनानी पड़ी, तो नीड्स टू चेंज ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूटेड रूल्स इन ऑर्डर टू यूज़ अ न्यू सोसाइटी। अब नए समाज के लिए उनको क्या करने पड़े, अपने रूल्स भी चेंज करने पड़े। तो दिस इज़ वाई द पीपल ऑफ नेपाल अडॉप्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री इन 2015, 2015 में जाकर के लोगों ने अपना नया संविधान अडॉप्ट किया, ठीक है स्टूडेंट्स। तब तक उन्होंने अपने संविधान को बनाया। प्रिंसिपल्स एंड आइडल्स ऑफ मोनार्की आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अ डेमोक्रेसी। ये तो बिल्कुल तय बात है कि जो मोनार्की के आइडल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो डिफरेंट हैं, और डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। अब नेपाल वॉज अ मोनार्की, इट रिफ्लेक्ट्स द फाइनल अथॉरिटी ऑफ द किंग। और जब कहीं मोनार्की सिस्टम होता है ना, तो राजा की हर बात मानी जाती है, जो राजा कहेगा वही चलता है, ठीक है। लेकिन जब हम इसको बदलते हैं, जब जब ये राजा के हाथ से बागडोर निकल के जाती है, तो फिर क्या होता है, हमें किस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन जैसे अपनी कंट्री में है, ठीक है, पूरी जो राज्य व्यवस्था होगी वो क्या करनी पड़ेगी, पूरी चेंज करनी पड़ेगी। तो इसके लिए उनके लिए क्या करना पड़ेगा, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा। सो हियर आई हैव रिटन, इट स्टार्टेड अ प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री। और ये इन्होंने 2006 के बाद ही स्टार्ट कर दिया। एंड नेपाल बिकॉज द अर्लियर वन डिड नॉट सूट देयर न्यू सेटअप, जो उनका न्यू सेटअप था उसको वो सूट नहीं कर रहा था, इसीलिए दे हैव टू राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अपने लिए एक नए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए संविधान की उन्होंने मांग की, जिसको उन्होंने 2015 में क्या किया था, अडॉप्ट किया था। एंड द कैप्शन अलॉन्ग साइड इलाबरेट्स नेपाल स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी। और इसमें क्या था कि काफ़ी नेपाल का जो स्ट्रगल हुआ उसको दिखाया गया था, राइट स्टूडेंट्स। नाउ मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। अ सोसाइटी इज़ बाउंड टू सर्टेन सेट ऑफ रूल। सही बात है, जो समाज है बाउंड हो जाता है कुछ नियमों के आधार पर, विच मेक्स इट वॉट इट इज़ एंड डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम अदर काइंड्स ऑफ सोसाइटी। और उसको वो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ बनाता है, मोनार्की को मोनार्की जैसा बनाता है, या हम कह सकते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री बनाता है। ओलिगारिकी भी होती है और डिक्टेटरशिप भी होती है, अलग अलग फॉर्म्स। अब यहाँ पर अगर कहीं पर आकर के जो आर्मी का हेड है वो पूरा शासन अपने हाथ में ले ले, कोई एक व्यक्ति पूरा शासन अपने हाथ में ले ले और एक बोले कि जो मैं कहूँगा वही होगा, तो वो क्या है, डिक्टेटरशिप है, ठीक है। उसमें क्या है, कोई राजा भी नहीं है, उसमें कोई उनका मंत्री परिषद नहीं है, ठीक है। तो उसके पीछे कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रोल प्ले करता, कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ क्रूशियल रोल, ठीक है। उनका कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, बिकॉज वॉट एवर ही सेज वी हैव टू एक्सेप्ट, है ना, इस टाइप की होती डिक्टेटरशिप। तो मतलब भाई अपना अपने रूल्स हैं सभी के। दीज रूल्स इन लार्ज सोसाइटी इन विच दे डिफरेंट कम्युनिटीज़ लिव टुगेदर। हम जानते हैं कि क्या होता है, किसी भी समाज में कई कम्युनिटीज़ के लोग रह रहे होते हैं एक साथ, एंड दे फॉर्मुलेट थ्रू कंसेंसस। कैसे फॉर्मुलेट होते हैं वो लोग, अपने मतलब एक व्यवस्थित कर लेते हैं, अपना प्रिपेयर एंड ऑर्गेनाइज अ प्लान,
और आइडियाज़ फॉर डूइंग समथिंग, किसी भी चीज़ को करने के लिए वो अपना एक प्लान बनाते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, और कुछ उनका आइडियाज़ होते हैं फॉर डूइंग समथिंग, ठीक है। तो कंसेंसस इज़ यूजुअली अवेलेबल इन रिटर्न फॉर्म, और ये क्या होता है, रिटर्न फॉर्म में होता है। स्टूडेंट्स, आई कैन गिव यू द एग्जांपल कि आप स्कूल में भी आते हैं, इन स्कूल स्टूडेंट्स डायरी यू कैन फाइंड सो मेनी रूल्स इन विथ ऑल द रूल्स यू आर अबाइड बाय द रूल्स, राइट। आपको ऐसे करना है, यूनिफॉर्म में आना है, आपको प्रॉपर आना है, आपको स्कूल्स के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना है, टाइम पर आना है। ये सारे रूल्स हमें बाउंड करते हैं कि हमें अपने हर इंस्टीट्यूशन के, हर स्कूल के, हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने रूल्स होते हैं जिनको हमको फॉलो ही करना पड़ता है व्हेन वी आर टेकिंग एडमिशंस, राइट। सो अ रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल्स इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन. The country of Nepal needs to change all its constitutive rules in order to use new democratic society. जब उन्होंने न्यू डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनाई तो उन्होंने अपने सारे कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स को चेंज किया, फॉर विच पीपल हैड स्ट्रगल फॉर अ लॉन्ग पीरियड, जिनके लिए लोगों ने बहुत लंबे समय से क्या किया था, स्ट्रगल किया हुआ था. इन अ डेमोक्रेसी लीडर एक्सरसाइज देयर पावर रिस्पॉन्सिबल ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल. हमारे लोकतंत्र में क्या होता है, डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो हमारे लीडर्स होते हैं उनके पास पावर्स तो होती हैं, लेकिन वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बिहाफ ऑफ द पीपल, हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. यानी कि उनको लोगों के इंटरेस्ट के बारे में सोचना पड़ता है डेमोक्रेसी में, राइट स्टूडेंट्स. तो आई होप this much you can understand well. Here I'll discuss about the key features of Indian Constitution. Students, I will elaborate it in next video. In this video I'm just telling you what are the key features of Indian Constitution, right students? The first key feature is federalism. Second key feature is parliamentary form of government. Third key feature is separation of powers. Fourth key feature is fundamental rights. This is very important. I'll explain it. And the last key feature is secularism, which we will learn in chapter number 2 in a broad way. ठीक है, अच्छे से हम इसको पढ़ेंगे सेकुलरिज्म को आगे के चैप्टर्स में. स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी मुझे इंक्लूड करनी थी कि कई बार क्या होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कि कई बार कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं, डिक्टेटर टाइप के लोग, इन विच इन योर बुक ऑन द पेज नंबर 7 अ क्लासरूम सिचुएशन इज गिवन. मतलब इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ अ इनजस्टिस, राइट. और यू ऑल आर वेरी मच फैमिलियर विद दिस इनजस्टिस. आपने स्कूल में, क्लास में ये सब होते हुए भी देखा होगा, ठीक है. इनमें क्या हो रहा है कि Suresh is the class monitor. He is bully and his classmates are not too fond of him. Mrs. Rao, the class teacher, has to leave the classroom on some urgent work. She asks Suresh to mind the class. Suresh start picking on Anil. क्या है स्टूडेंट की एक टीचर है जो कि स्टूडेंट को, अपने मॉनिटर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के गई है. सुरेश नाम का जो स्टूडेंट है वो मॉनिटर है, और वो किस टाइप का है, थोड़ा सा बुली काइंड ऑफ है, जो कि थोड़ा दबंग काइंड ऑफ है, ठीक है. और उसके जो क्लासमेट्स हैं वो उसको लाइक भी नहीं करते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा रूल्स रेगुलेशंस को नहीं मानता है. और उसने क्या डिसाइड किया कि आज मैं मतलब इस चांस का फ़ायदा उठा करके अनिल के एक स्टूडेंट है उसको परेशान करूँगा, ठीक है. और वो क्या बोल देता है, उसको काफ़ी परेशान करता है, और उसको बोलता भी है कि अनिल, टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू टू मिसेस राव. आज मैं तुम्हारी कंप्लेन करूँगा. तो वो बोलता है व्हाट आई हैव डन. जैसे ही मैम मिसेस राव रिटर्न्स टू द क्लास, जब मिसेस राव आती हैं, टीचर आती हैं, एंड ही सेड, मीन्स सुरेश सेड टू हर क्लास टीचर और सब्जेक्ट टीचर, वट एवर, मैम वाइल यू वर अवे अनिल कैप टॉकिंग लाउडली एंड डिस्टर्बिंग द क्लास. ही वुड नॉट लिसन टू मी. वो मुझे सुन नहीं रहा था, पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था और बहुत शोर मचा रहा था. तो क्या हुआ कि उन मिसेस राव को लगा कि येस, जो मॉनिटर है वो बिल्कुल सही बोल रहा होगा. तो उन्होंने बोला, अनिल, यू विल हैव टू स्टे बैक आफ्टर स्कूल टुडे एंड राइट, आई विल नॉट डिसओबे द क्लास मॉनिटर्स 100 टाइम्स. यू हैव टू राइट. उसे क्या करना पड़ेगा, 100 बार लिखना पड़ेगा कि मैं मॉनिटर को तंग नहीं करूँगा, और स्टे बैक करना पड़ेगा वहाँ पे,
ठीक है, तब वो रिप्लाई करता है कि वॉट, बट मैम वॉट आई हैव डन, आई डिडंट डू एनी थिंग। सो स्टूडेंट्स, कई बार क्या हो जाता है, आई एम जस्ट गिविंग दिस एग्जाम्पल कि हमारे जो सोसाइटी है इसमें इस टाइप से भी हो जाता है कि कुछ जो लीडर्स होते हैं वो क्या करने लगते हैं, पावर का मिस यूज़ करने लगते हैं। दिस इज एग्जाम्पल इज गिवन फॉर दिस पर्पस कि पावर का मिस यूज़ करने लग जाते हैं लोग, तो वो क्या है, बहुत गलत है। इसीलिए जो 5 ईयर पॉलिसी है ना, कि 5 ईयर्स में हम चेंज कर देते हैं, जब हम देखते हैं कि 5 ईयर्स में किसी भी लीडर ने बहुत अच्छे से वर्क नहीं किया है, तो नेक्स्ट जो इलेक्शंस होते हैं हम उसको फिर सिलेक्ट नहीं करते हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो आई होप इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स। ठीक है, तो मेन जो 3 इम्पॉर्टेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशन के रीज़न है वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो मैं इनको एक बार और डिस्कस कर देती हूँ आपके साथ कि फर्स्ट क्या है कि ये एक तरीके से रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें हमारे पास सारे आइडल्स को एक साथ लिखा गया है, जिसमें क्या होता है कि हर सिटीजन्स को अपने डिज़ायर्स के अकॉर्डिंग, अपने ड्रीम्स के अकॉर्डिंग रहने का अधिकार है और अपने कुछ भी करने का अधिकार है, मतलब लिबर्टी है इक्वालिटी के साथ करने का, राइट। और सेकंड जो रीज़न है उसके पीछे कि कोई भी जो हमारी पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें जो लोग हैं उनको क्या करें, हम थोड़ा सा उनकी पावर्स को कम करें, कि जैसे कि कोई भी मिसयूज़ ऑफ पावर ना कर पाए। ठीक है, पावर्स का मिसयूज़ ना करें, ये सेकंड हमारा रिटन डॉक्यूमेंट के पीछे रीज़न है। अब थर्ड की हम बात करते हैं कि क्यों होना चाहिए। थर्ड रीज़न है कि इससे क्या करते हैं, हम खुद को सेफ गार्ड प्रोवाइड कर सकते हैं। माइनॉरिटीज़ जो हैं वो अपने लिए भी कुछ कर सकती हैं, है ना। हमारे पास जो राइट्स हैं उनके अगेंस्ट में जब हमारे साथ कोई कुछ गलत कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, कोर्ट्स में जा सकते हैं, अपनी चीज़ को, अपनी वॉइस को रेज कर सकते हैं, क्योंकि हम सारे लोग क्या हैं, फ्री हैं, फ्री टू एक्सप्रेस। ठीक है, दिस वी विल लर्न इन नेक्स्ट वीडियो with the rights of fundamental rights and with the elaborated discussion of federalism, parliamentary form of government, separation of power, fundamental rights and secularism. Okay students, so I hope you will be able to understand something. Thank you students, thanks for patience hearing, and tomorrow I'll come with new video in which we will explain key features and fundamental rights also. Thank you.